अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। ये ख़दशात हकीकत बन रहे हैं कि मुल्क की मईशत, नए माली साल का बजट और IPPs मंसूबे यानी निजी बिजली घरों की अदायगियाँ एक साथ नहीं चल सकते। IPPs के साथ माहिदे और CPEC के बिजली मंसूबे कौमी ख़जाने के गले का फंदा बन चुके हैं। हद तो यह है कि बिजली के निजी कारखानों को सालाना अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट देने के लिए हुकूमत कौम से बिजली के हर यूनिट पर 24 रुपए इजाफी ले रही है। हर महीने 80 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट निकल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन को दुनिया की महंगी तरीन बिजली मिल रही है। अब भी फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क का माशी मुस्तकबिल बचाया जाए या IPPs अरबों रुपए के मुनाफे समेटते रहें, क्या इसकी इजाज़त जारी रहे। अहम सवाल ये भी है कि 20.5% शरह सूद, 65 से 70 रुपए फी यूनिट बिजली और इस पर 49% तक इनकम टैक्स और उसके बाद न जाने कितनी किस्म की ड्यूटीज़ और पेट्रोलियम लेवीज़ के बाद क्या मुल्क की मईशत को तरक्की दी जा सकती है। इस सूरत हाल में इस माली साल में तकरीबन 12,970 अरब रुपये, तकरीबन 13 खरब रुपए टैक्स आमदन का हिमालयाई हदफ पूरा करने के लिए अलादीन का चिराग दरकार होगा। यकीन रहे कि तकरीबन 300 अरब डॉलर यानी कि 84,000 अरब रुपए की मुल्क की दस्तावेजी GDP में 13 खरब रुपए टैक्स, 15% टैक्स टू GDP ही बनता है। क्या नए टैक्सेस एवेन्यू की तलाश किए बगैर टैक्स टू GDP अचानक 9% से 15% तक पहुँच सकता है। दरअसल शहबाज हुकूमत ने यह टैक्स का दायरा बढ़ाने के बजाय सिर्फ टैक्स की शरह बढ़ाने पर तवज्जो दी। इस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब यही कहा जा सकता है उनसे कि इतना भी न नचोड़ें कि सनत और कारोबार का दम निकल जाए। मुश्किल सूरत हाल है, इस पर माहिराना राय हासिल करते हैं। एप्टमाक को उसके पेट्रन इन चीफ भी हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर सनत व तिजारत व दाखिला जनाब गौहर एजाज़ हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि सनत, तिजारत, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो वावेला मचा रही है बहुत ज़्यादा, मगर ये वही लोग हैं जिनको कि ज़ाहिर है कि इतने अरसे सब्सिडीज़ मिलती रही हैं, इनको टर्फ मिला है, बहुत ही आसान शरह पे कर्ज़े मिले हैं, तो शायद आदत हो गई है कि एक सब्सिडाइज्ड माहौल मिलता रहे। और अब जबकि टैक्स लेने के लिए एक माहौल बन रहा है, एक पूरी कौम से कुर्बानी मांगी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा शोर यहीं से आ रहा है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक आम पाकिस्तानी को भी इसमें निचोड़ लिया गया है। एक टैक्स देने वाले की तो मुसीबत आ गई है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल इसकी एक दूसरी साइड भी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकानमी चलती रही है 92 से, मैं यही कहूँगा कि 2024 तक 32 साल हम शायद हिंदुस्तान से कहीं आगे थे। उन्होंने 92 में रिफॉर्म्स कर दिए, जाके सोना, मुझे याद है कि 92 में ये सोना लेके जाना पड़ा था इनको, और जाके जो है अपनी जो है वो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं थे। और हम जब पाकिस्तानी देखा करते थे अपने दोस्तों को जो कि इंडिया में थे किसी भी सेक्टर में, तो हम जो है फ़ख्र से बोलते थे हम पाकिस्तानी हैं। हमारी जनरेशन है, खान साहब आपकी भी जनरेशन है, ये 32 साल हमने गुजारे हैं, तो जो है समझ नहीं आती कि ये 32 साल में जो है क्या हो गया पाकिस्तान के साथ। मैं डेट को देखता हूँ, 2000 आगे चला जाता हूँ 2008 पे, तो डेट तो था 60 बिलियन डॉलर, आज 130 हो गया, तो ये 70 बिलियन डॉलर है जो हमारे सर पे वबाल बना हुआ है। ये 16 साल में ऐड हुआ, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2008 और 24 में 16 साल में, तो ये तो नंबर 4.5-5 बिलियन डॉलर साल का भी नहीं बनता। तो पीछे जब देखते हैं तो मसला तो कोई इतना बड़ा नहीं था। अब उसको आगे चल के देखते हैं, कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया ठीक तरीके से, वो भी ठीक नज़र आता है कि हमने इम्पोर्टेड फ्यूल पे बेस करके पावर प्लांट लगा दिए। जो पावर प्लांट लगे हैं उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जो कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिए। 17% रिटर्न डॉलर में हमने कहा जो है हम देंगे इक्विटी पे, वो जब निकली तो पता चला कि वो 40 और 42% रिटर्न निकल आई। हिसाबों में जो है वो पूरी रिपोर्ट बनी, मोहम्मद अली ने बनाई 2020 में, और आप पढ़ते चले जाएँ सारे सफ़े, वो 300 सफ़े हैं, तो एक एक सफ़ा देख के आंखें खुल जाती हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से पावर सेक्टर लगा है। अब हम आज इस सारे माहौल में खड़े हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो हालात हैं उन हालात में आज 9 कुछ परसेंटेज का टैक्स टू GDP था डायरेक्टली, 2% हम PDL जो कि फ्यूल के तहत हम ले रहे थे वो इनकम नहीं है, वो भी टैक्स है जो कि सुबह से नहीं बांटा जा रहा, बट वो टैक्स टू GDP के अंदर शामिल करेंगे 11। अब आपने उस 9 को 12.4 कर दिया है, और उसको भी बढ़ा के 2 को आपने एक और कर दिया, बढ़ा दिया 3 कर दिया, तो हम
डायरेक्टली 11 से 15.5% टैक्स टू जीडीपी पे जा रहे हैं। ये टैक्स है सारा। अब सारी कौम क्यों सरापा एहतजाज है, मैं उसकी दो वजूहत बताऊंगा। एक, ये सारा ले लें 13 ट्रिलियन पे, कोई मसला नहीं, कौम किसी तरह से भी जो है बेल्ट कस करके, रोटी ना खा के, एक पंखा चला के हम ये टैक्स भी दे देंगे सारी कौम, और जो है मुल्क को जो है वो आगे सिमत पे लेंगे। लेकिन जब उसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है कि अगर ये 13 ट्रिलियन रुपए भी टैक्स दे दिया सारा और हुकूमत ने कलेक्ट भी कर लिया, तो उसके बाद ये पैसे जो बचेंगे हुकूमत के पास वो 9 ट्रिलियन बचेंगे, क्योंकि इस 13 में से इन्होंने 7.5 ट्रिलियन तो सूबों को दे देना है। उसके बाद इनके पास मुश्किल से जो है वो 5.5 ट्रिलियन बचेगा। ये जो अदर इनकम जिसको कहते हैं, जो कि एक्चुअल पेट्रोलियम लवी है, उसके पैसे भी डाल दें 4, तो ये 9.5 ट्रिलियन रुपए इनके पास होंगे, और ये 9.5 का सूद देना है। मतलब ये सारा कौम ये टैक्स दे भी देगी तो ये सिर्फ सूद अदा कर सकेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वे फॉरवर्ड क्या है। दूसरी तरफ देखता हूँ तो सूद का रेट 20% है, पूरी कौम सूदी हो गई है। कामरान खान साहब, 23 ट्रिलियन रुपए हमारा डिपॉजिट था पिछले साल, इस साल 30 ट्रिलियन हो गया। 7 ट्रिलियन रुपए, 7 ट्रिलियन रुपए जब से पाकिस्तान बना था 47 से 2023 तक 23 ट्रिलियन। इस एक साल में 7 ट्रिलियन हमारी कौम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सूद के लिए अपने पैसे रखवा दिए। तो पूरी कौम काम नहीं कर रही, सिर्फ सूद पे पैसे रखवा के हर आदमी कहता है बैठ जाऊं। तीसरी इन्वायरमेंट क्या है इसी में, वो है बिजली का रेट। बिजली का रेट डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 60 रुपये प्लस हो गया, कमर्शियल के लिए 80 रुपये प्लस हो गया, इंडस्ट्री के लिए 240 अरब रुपए की जो हम अमाउंट क्रॉस सब्सिडाइज करा रहे थे उसको निकाल भी देंगे तो शायद ये 38 से 40 रुपए की एवरेज बनेगा, जो 15 सेंट बनेगा, वो भी दुनिया से दुगना है। अब मुझे नहीं समझ आ रही इसका हल क्या है। क्या ये हम इस बात पे डालेंगे? लेकिन ये अब हमने ये बात सुनी है गौरिया साहब, ये आपकी बात तफसील से सुनी है। आप फरमा रहे हैं कि हल क्या है। आज आपने भी ट्वीट की है, इम्पॉर्टेंट बात यह है, और अब इससे पहले ये बात बहरहाल बहुत बार हो चुकी है, हमारे तमाम माहिरीन ये बात कह चुके हैं कि जो हमारे बिजली के घर हैं, हमारे बिजली घर जो हैं, हमारे IPPs जो हैं, और ये जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट है, इंक्लूडिंग जो हमारा इस वक्त CPEC के तहत हमने बिजली घर लगाए हैं, ये सारे जो हैं ये किसी सूरत पाकिस्तान की मईशत ये चला ही नहीं सकती, उसका बोझ उठा ही नहीं सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल किसी भी सूरत में कि हम जो हैं ये हम 80 रुपये पर यूनिट बिजली भी कर रहे हैं मगर फिर भी हम ये अदायगियाँ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कहते हैं कि हमें इनको कैंसिल कर देना चाहिए, इन IPPs को अब हमें ख़त्म करना चाहिए। मगर ये सारे सॉवरेन गारंटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों पे ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, हमारी अपनी एक पोजीशन है, चाइना के साथ हमारा अपना एक ताल्लुक़ है। तो कहना तो आसान है गौर साहब, ये करना तो नामुमकिन है ना, या किया जा सकता है? देयर इज स्टिल सम वे। खान साहब, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखें, मैं इसकी पूरी रिपोर्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं पढ़ चुका हूँ। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएं उसमें गलती है। आप कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो क्लॉजेस की ब्रीचेस को हाथ लगाएं उसमें गलती है। आप जो वैल्यू ऑफ जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको हाथ लगाएं तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे $1.5 बिलियन में लग रहा है, उसी वक्त में वो प्रोजेक्ट आधी कीमत में बांग्लादेश में लग रहा है। आप विंड पावर को हाथ लगाएं तो उसी वक्त यहाँ पे CPEC के तहत 14 सेंट पे प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहे हैं और दुनिया में 4 सेंट पे हो रहे हैं। उसी वक्त में सोलर जो है वो दुनिया में जो है वो 4 सेंट में हो रहा है, हमारे यहाँ 13 सेंट में हो रहा है। किसी जगह में कोई चीज़ ठीक होगी, कोई भी चीज़ ठीक होगी तो कहीं रुकावट है ना, कहीं भी चीज़ कोई ठीक है ही नहीं। जो है वो जो सारे कॉन्ट्रैक्टेड में ब्रीचेज हुए हुए हैं, ओवर इन्वॉइसिंग हुई हुई हैं, इतनी गलतियां हैं उनकी पेमेंट्स में। IRRs के तहत एक एक कलम उठा के देखें तो पता चलता है कि वो जो उन्होंने कैलकुलेट किया है ना इंटरेस्ट की रकम जो उनको प्रॉफिट देना है, उसमें एक रकम में 580 अरब रुपए का फ़र्क है। दूसरी कैलकुलेशन देखते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब जो ओवर इन्वॉइस वैल्यू पे प्रॉफिट्स दे रहे हैं या कैपेसिटी पेमेंट पे प्रॉफिट दे रहे हैं वो $18 बिलियन बन जाएगा एट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सालाना $1 बिलियन है, 18 साल बाकी हैं। क्या ये सब हम आँख बंद करके बैठ के देखते रहेंगे और कौम सशक्ति रहेगी कि वो कहेंगे जो है कि मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया, कैंसर की पेशेंट थी, उन्होंने कहा 50,000 रुपये दवाई के लिए मैंने रखे थे, मैंने गलती से इस महीने AC चला लिया, मैं 25,000 दिया करती थी, अब मैं 50,000 रुपये नहीं दे सकती वो कैंसर की दवाई की, मैं क्या करूं बेटे। तो मैं ये बोल रहा हूँ खान साहब, ये इस वक्त हमारी कौम जिस हालत में चली गई है ना, हम 60 दे सकते, और ये 60 भी नहीं रुकना, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले साल
1.3 ट्रिलियन था, इस साल 2 ट्रिलियन है, अगले साल 2.8 हो जाएगा। ये हमें रोकना होगा, नहीं चल सकता, ना सनत चल सकती है 15 साल में। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम IMF प्रोग्राम निकल के, क्या ये सनत जो हम ख्वाब देखते हैं कि ये 10 साल में हम $100 बिलियन एक्सपोर्ट कर लेंगे, इस साल हमने $3.5 बिलियन बढ़ाई, मेहनत करके 10.5-11%, हम बड़े आराम से $100 बिलियन जा रहे हैं, बट हमारे दोनों हाथ तो खोले ना, हमारी कौम के दोनों हाथ तो खोले ना, कि जो चीज गलतियां होंगी किसी ने तो ठीक कर ली है, लेकिन किसी ने तो ये हाथ बताया उठाना ना है, चाइना हमारा कि ये दोस्त है, कैसे, अपनी मतलब केस ठीक प्रेजेंट है करने ठीक की है, बात आज हम फैसला करते हैं, हम चीन के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई आप हमारी जगह हों तो आप बताएं कि कैसे करेंगे। बहरहाल हमें वो तो बुरा मान जाते हैं कि जी कि हमें जो है ये एक ओवर इन्वॉइस्ड हुआ है, हमने जो कुछ भी किया, बहरहाल हमारी ही लीडरशिप ने किए ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं और जो अंधाधुंध मुनाफे उनको दिए हैं। दुनिया में इस तरह के डॉलराइज रिटर्न जो है वो किसी मुल्क ने, किसी सॉवरेन ने कभी किसी को सॉवरेन को नहीं दिए होंगे इस तरह से। तो मगर अब इससे निकलने का भी तो रास्ता ढूंढना होगा ना, कुछ वो भी तो बोले हैं उसके बारे में। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की जो सैंक्टिटी होती है ना खान साहब, ये बिल्कुल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आयरन क्लैड है, इंटरनेशनल उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉजेज हैं, वो सबकी एक बेसिक बात है कि ये ईमानदारी से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये बेसिक क्लॉज है। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना हमारा दोस्त है, अगर उनकी कंपनियों ने कोई जो है उसमें कोई वहाँ पे गलती है या हमारे लोगों की तरफ से कोई गलती है, टोटल 40 लोग हैं खान साहब, मेरा नहीं ख्याल ये मामलात उधर तक भी जाएंगे। सिर्फ आपको नीयत चाहिए और आपको प्रेजेंटेशन ठीक चाहिए, क्योंकि ये 2 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी पेमेंट, जिसमें से आधी 1 ट्रिलियन रुपए मैं ये समझ रहा हूँ नाजायज़ है, ये 24 रुपये यूनिट नाजायज़ है जो हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। ये सारा मामला जो है वो हल हो सकता है अगर हम नीयत से बैठ के नेगोशिएट करें टेबल पे, और हमें अगर जो है इन 40 लोगों से जो भी स्टेप लेना है हमें वो स्टेप लेना पड़ेगा। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट किसी सूरत में पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का फ्यूचर सब इस रिस्क पे है, हम नहीं चल सकते, कोई भी तो नहीं ये चल बताएं सकता। आज मान ले मेरी बात, ये फरमाएं, कल मान लें या परसों मान लें। मैं आपकी इस बात को 100% एग्री करता हूँ बिल्कुल, और कोई भी माहिर है कि ये हम पे कर ही नहीं सकते। दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि हम ये कैपेसिटी पेमेंट्स देते रहें और जो हमारी अदायगियाँ हैं वो भी हम पूरी देते रहें, जो कि अभी हमारे पास ड्यू है वो भी देते रहें, और फिर इस रेट पे 80 रुपये पे बिजली बेचते रहें और हम पाकिस्तान एज ए सॉवरेन बरकरार रहे। ये नहीं हो सकता। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन ये बताइए कि ये बात तो आप ख़ुद हुकूमत में थे, आप बहुत ही इख्तियार वाले वज़ीर थे, तो ये SIFC में हुकूमत में करते धरतों के पास कभी ये बात आप लेके गए या वहाँ पर कभी इस पे बात हुई? ये कोई आप रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहे ना, ये तो एक डे एंड नाइट वाली सिचुएशन है, सामने नज़र आ रही है। खान साहब, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि $30 बिलियन से हमने $100 बिलियन एक्सपोर्ट पे जाना है, उसका सबसे बड़ी बैकबोन थी कि जनाब एनर्जी टैरिफ जो है वो रीजनल होगा, 9 सेंट होगा, और उसकी बेसिस यही थी कि 240 अरब की क्रॉस सब्सिडीज़ जो इंडस्ट्री देती है ख़त्म करनी है, और उसके बाद इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स को ठीक करना है। मैं एक दफ़ा नहीं, मैं मेरे ख़्याल में कोई जो साहिब इक़्तिदार जो लोग जो मैटर करते हैं, मैंने इस केस को कम अज़ कम जो है वो 10 मरतबा डिफरेंट फोरम्स के ऊपर हाईएस्ट लेवल पे इसको एक पे, एवरीबडी इज़ पॉजिटिव और हर आदमी ये बिलीव करता है कि हम ये पे नहीं कर सकते, रास्ता नहीं निकल रहा। हम इसका अब रास्ता निकालने जा रहे हैं। मैंने पूरी इंटेलेक्चुअल्स की, जिसमें लॉयर्स भी शामिल हैं, जिसमें एनर्जी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें बिजनेस एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं एनर्जी सेक्टर के, उसकी हमने जो है एक काउंसिल बनाई है और वो काउंसिल है सेव पाकिस्तान। अब ये सेव पाकिस्तान काउंसिल के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा पेश करेंगे, हम इसका केस तैयार कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के पास भी इसको लेके जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में भी, हम इस केस को नेपरा के पास भी लेके जाएंगे, हम SIFC के पास भी ले जाएंगे, और हमने पाकिस्तान बचाना है। देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड कि हम 24 रुपये कैपेसिटी पेमेंट बंद प्लांटों को दे के मुल्क सर्वाइव कर सके। कौम रो रही है, सनत रो रही है, हर आदमी बिलक रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर एजाज हमारे साथ थे, साबिक वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत व दाखिला। बहुत अहम डेवलपमेंट है, पाकिस्तान में एक भरपूर सोच उभर रही है कि ये IPPs, ये बिजली घर, इंक्लूडिंग जो कि CPEC के तहत हमने हासिल किए हैं, इनकी अदायगियाँ, इनकी कैपेसिटी पेमेंट, इनको हम नहीं कर सकते, हमें इन माहिदों से निकलना होगा।
कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद एक बार फिर बजट का जिक्र, मगर हमें अपने अलल्ले तलल्ले भी कम करने होंगे। बजट में हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए, अपनी अय्याशियाँ कम नहीं की, इसका बोझ डाला एक आम आदमी पे, तबकात पे, उन तबकात पे जो कि टैक्स देते हैं, उन कारोबारों पर जो कि टैक्स देने वाले हैं। हुकूमत ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। बजट के बाद सियासी और सरकारी अशराफिया के अलावा हर कोई परेशान नज़र आ रहा है। टैक्स दहिंदा तबकात और एक आम पाकिस्तानी को तो बजट ने रोंद कर रख दिया है। शहबाज हुकूमत ने बजट में 12,970 तकरीबन 13 खरब रुपए का टैक्स आमदन जमा करने का अमीर और गरीब में फ़र्क ही मिटा दिया है। बच्चों के दूध से लेकर अद्वियात और खैराती हस्पतालों तक किसी को भी टैक्स से नहीं बख्शा गया, जबकि हुकूमती अय्याशियों में रत्ती बर कमी नहीं आई है, बल्कि हुकूमती अखराजात और मरात नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा दिए गए हैं। तनख्वाहदार तबके से लेकर दिहाड़ीदार अफराद के लिए तो अब घर चलाना नामुमकिन है, जबकि बजट में तमाम नवाजिशात उन पर हैं जिन्होंने बिजली और गैस के मुफ्त यूनिट्स, लग्जरी गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल जिनको फ्री में मिलता है और सरकारी ख़जाने से मिलता है। अहम सवाल ये है कि क्या एक आम आदमी पर इतने टैक्सेस का बोझ डालना और हुकूमती मशीनरी को मराद से मालामाल करना भी क्या IMF का मुतालबा था? हुकूमती इदारों के बजट में 46 से 62% तक इजाफा किया गया, जिनमें सदारती महल, वज़ीर आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट, काबीना डिवीज़न और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर आइनी इदारे शामिल हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% टैक्स फ्री इजाफा है और अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट के 30 बिजनेस क्लास फ़िज़ाई टिकट इस्तेमाल न होने पर अगले साल काबिल इस्तेमाल करार दे दिए गए, जबकि तमाम पाकिस्तानियों से फ़ज़ाई सफ़र में 55 अरब रुपए की इजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। जबकि बजट के बाद हुकूमत की जानिब से न सिर्फ ये कि सरकारी इदारों में किफ़ायत शारी के दावे किए गए वो ढेर हो गए हैं, बल्कि अफसोस की बात यह है कि एक आम आदमी की टैक्स मुश्किलात पर हुकूमती अहदेदार मज़े का खेज़ रद्द-ए-अमल देते हैं। हैरानगी की बात यह भी है कि ऐवान सदर के बागीचे की देखभाल के लिए 85 सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी देते हैं, जिनका बजट 2 गुना कर दिया गया है, जबकि सदर पाकिस्तान की गाड़ियों के काफिले के लिए मुख्तस बजट में 400% इजाफा हुआ है। बजट में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान से उनके घर, प्लॉट्स या दीगर प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त और मुंतकली पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये भी एक अजब मरात का एक हिस्सा है जो कि सरकारी मुलाजमीन के लिए वफ़ कर दी गई हैं। इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी, माशी उमूर सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब शहबाज़ राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज़ राना साहब, ने बहुत उम्दा ये एक तहकीकाती ख़बर भी लिखी है और एक आम तासुर बिल्कुल ये वाज़े होकर सामने आ गया है कि हुकूमत अपने अखराजात कम क्या करती, उसने तो अपने अखराजात बढ़ा लिए हैं और अंधाधुंध बढ़ाए हैं। जिस तरह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में एक भी इदारा नहीं है जो 25% यकमुश्त तनख्वाह बढ़ा दे, एक भी इदारा नहीं है जो कि टैक्स फ्री अपने मुलाजमीन को मरते दम तक और उसकी नस्लों को भी जो है वो पेंशन देता रहे, उसमें भी इजाफा कर दे। और फिर इस किस्म की मरात के अगर सरकारी मुलाजमीन चाहे वो हाजिर हैं या रिटायर्ड हैं, वो घर या प्लॉट या प्रॉपर्टी के कारोबार में आ जाएं वो और वो उसकी खरीदो फरोख्त करें तो उन पर टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। ये तो कौम के साथ एक खुला मजाक किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। लगता है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने पूरा सबक नहीं पढ़ा, उन्होंने आधा सबक पढ़ के बजट बना दिया है। पूरा सबक ये था कि आपने अपने महसूलात में इजाफा करना है, टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना है और जो आपके अखराजात हैं उसमें एज़ % ऑफ GDP और इन एब्सोल्यूट टर्म्स कमी करनी है। तो चूंकि पूरा सबक पढ़ा नहीं था, आधा सबक पढ़ के उन्होंने बजट बना दिया। सारा जोर जो है कामरान खान साहब वो महसूलात बढ़ाने पे, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के ऊपर लगा दिया और जो असल काम था जो कि लग रहा था कि वेस्टेज ऑफ मनी है, उस तरफ ना सिर्फ इन लोगों ने फोकस नहीं किया बल्कि उसमें जिस हद तक ये कर सकते थे उसमें रिलैक्सेशन उन्होंने की। आप जो फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट बजट रात जब बजट पास हुआ तो उसके बाद उनकी जो तकरीर थी जिसके आखिर में उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं जो तमाम एम्प्लॉइज़ हैं सेनेट के और कौमी असम्बली के, उनके मुलाजमीन के लिए मैं 3 जो तनख्वाहें हैं वो बोनस में देता हूँ। भाई ये किस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से अनाउंसमेंट थी और किन एम्प्लॉइज़ के लिए? ये मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि इनके माइंड सेट का पता चल सके। ये जो मुलाजमीन है कामरान खान साहब, पहले ही इनको जो पार्लियामेंट हाउस का अलाउंस मिलता है वो इनकी तनख्वाह के 100% बराबर है। पहले ही इनको फ्यूल
और इलेक्ट्रिसिटी की ऊपर जो सब्सिडी मिलती है वो इनकी तनख्वाह के 65% बराबर है। उन मुलाजमीन को चूंकि बजट सेशन था, दिन रात काम करना पड़ रहा था, उनके लिए इन्होंने 3 बोनसेस दे दिए। ये सिर्फ वहाँ तक कहानी नहीं रुक रही, ये आपको कहानी फिर सेक्रेटेरिएट के नज़र में भी आती है। आपने बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद कोट कर दी। असल जो चीज़ होती है वो एहसास की होती है। जब आपने अभी क्लिप चलाया फाइनेंस मिनिस्टर साहब का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर ये वो फरमा रहे थे ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी वज़ीर ख़जाना क्या ऐसी बात कह सकता है कि जब वो एक टैक्स लगाया जिसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एक पैदा होने वाले बच्चे से लेके एक 80-85 साल का जो बूढ़ा शख्स है उसके ऊपर आता है, कोई भी ऐसा कह सकता है? मैं सिर्फ आपको यूरोप की ये हमें मिसालें देते हैं ना, मुझे कामरान खान सिर्फ मैं आपको यूरोप की एग्जांपल दे दूं। इन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं स्कैंडिनेवियंस के टैक्सेस। मैं आपको यूरोप की अपनी ज़ाती एग्जांपल बता देता हूं। 2008, 2010 और 2012 मैं 3 दफ़ा मुझे 2-2 साल के वक्फे से जर्मनी जाना पड़ा अपने किसी रिपोर्टिंग के कोर्स के रिलेटेड। तो यकीन मानिए 8, 10 और 12 में जो दूध मैंने ख़रीदा था उसकी कीमत वही थी 12 में जो 2008 में थी। मिसालें देते हैं हमें ये यूरोप की, टैक्सेस हमसे लेते हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, और हालत हमारी इन्होंने अफ्रीकन कंट्री से भी बदतर कर दी है। तो ये भी बताएं, ये भी एक अहम बात यह है कि जो माहिरीन है वो इसको चैलेंज कर रहे हैं कि कैसे ये जो 13 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है ये अचीव होगा, क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करें, अभी गुज़िश्ता सेगमेंट में भी हमारी बात हो रही थी कि ये टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर इन्हीं नंबर्स पे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये कि हमारा जो आज 9, 9.5 है इससे बढ़ के ये 13% हो जाएगी। और अगर वो जो पीएलडी रखी है जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रखी गई है वो भी इसमें अगर हम शामिल कर लें, जो कि जिस वक्त भी हो गई उसको शामिल कर लें, क्योंकि बहरहाल वो टैक्स है, अब क्योंकि एनएफसी में नहीं देना है प्रोविंसेस, उसको पीएलडी का नाम दिया गया है, लेवी उसको किया गया है। तो ये कोई तकरीबन 14%, 15% के करीब टैक्स टू जीडीपी रेशो पे ले जाने पे खड़े हुए हैं। 9 से इतनी बड़ी जंप जो है टैक्स टू जीडीपी रेशो में 50%, क्या ये किसी सूरत भी मुमकिन है? कामरान खान साहब, आप तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, एनालिस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एफबीआर के अपने आला हुकाम हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये टैक्स जो है ये जो हदफ उनका 12,970 अरब का ये हासिल हो सकेगा। मुझे एक बड़े सीनियर बंदे ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी मौजूदा चेयरमैन साहब को ये हटा के उसकी जगह पे 2 चेयरमैन को भी ला के बिठा दें तो ये हदफ हासिल नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो गैप है, जो मैंने अपनी एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल भी किया था वज़ीर ख़जाना साहब को, तो गालिबन उनको नागवार गुजरा। इन्होंने जो हमें खुद ऑफिशियल एस्टीमेट्स दिए हैं कि जो नए टैक्सेस लगाए थे 12 जून को वो तकरीबन 1500 अरब रुपए के थे, और जो एक नॉमिनल ग्रोथ होती है इकॉनमी के अंदर महंगाई की वजह से तकरीबन 1500 अरब रुपया उसका था। तो जो इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना था वो कोई तकरीबन 3600-3700 अरब रुपये का इकट्ठा करना था। वो उसमें जो गैप था वो गैप एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके अंदर जो कि मेरा सवाल मिनी बजट का था वो तो उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन 28 जून को जब बजट पार्लियामेंट से पास हुआ तो उसमें 200 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी टैक्सेस लग चुके हैं। तो वो फिर भी इसके बाद भी कुछ 400 से 500 अरब रुपए का अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट एक गैप रहता है, जिसको आज तक जो है ना वज़ीर ख़जाना साहब ने जस्टिफाई किया है ना एफबीआर ने जस्टिफाई किया है। और प्रॉबली गुमान यही है कि वन ऑफ द रीजंस कि आपका जो आईएमएफ का प्रोग्राम अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ये जो नंबर्स हैं ये मैच नहीं कर रहे हुकूमत के। तो जब तक नंबर्स मैच नहीं करेंगे और जब तक ये अखराजात में इनको जो ज़रूरी कटौती करनी है ये नहीं करेंगे, इस तरह के इनके मामला एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेरहमाना बजट है। किस तरह से जो प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे बढ़ाए गए हैं, जहाँ पे मतलब 100 के करीब लोग तो सिर्फ उनके लॉन को मेंट कर रहे हैं, जहाँ पर अंधाधुंध उनके डिस्क्रेशनरी फंड्स हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर के कर दिया गया है। वहाँ दूसरी जानिब वो बेचारे हमारे पाकिस्तानी जो कि हमारी लाइफ लाइन, हमारे रेमिटेंसेस को भेजते हैं, गरीब मजदूर बेचारे यहाँ से बाहर जाते हैं, उनके ट्रेवल को टैक्स कर दिया गया, गोया कि हमने रेमिटेंस को भी टैक्स कर दिया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली रेमिटेंस को भी टैक्स कर दिया गया। कामरान खान साहब देखिए, ना सिर्फ ये कि जो आपने टैक्सेस की बात की है, अब इकॉनमी क्लास के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो पहले 5,000 रुपया थी वो 12,000
250 रुपये इन्होंने या 12,500 रुपये फ़ी टिकट सिर्फ इकॉनमी क्लास से किया, जिसे 52 से 55 अरब रुपया सिर्फ इकॉनमी क्लास से इजाफी आएगा। जो बिजनेस क्लास का रेट है एक टिकट के बराबर एफईडी कर दिया गया 3.5 लाख रुपए का। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, एक्साइज ड्यूटी आप किस चीज़ के ऊपर लगाते हो, जहाँ पे आपके सेल्स टैक्स आप नहीं कलेक्ट कर पाते या किसी चीज़ को आप डिस्करेज करना चाहते हो, जैसे कि आपकी सिगरेट्स है, सिगरेट्स के ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी लगाते हो। इन्होंने जो गाड़ियों के मोबाइल है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, जो प्लॉट्स की और घरों की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, इन्होंने एयर टिकट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी। मतलब इनको समझ नहीं आ रही, इनको कानून पढ़ना नहीं आता, इनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता टैक्सेशन के क्या है, ये किस किस्म से इन इंस्ट्रूमेंट्स को ये अप्लाई कर रहे हैं। और एक और चीज़ कामरान खान साहब, नए इदारे बनाए जा रहे हैं, ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा इस्लाहाती बजट है जहाँ पे नए इदारे बन रहे हैं, नए विंग्स बन रहे हैं। जो बजट पास हुआ है उसके अंदर एक एफबीआर के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन विंग बन रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन जो विंग होगा वो फ्रॉड को जो है उसको पकड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि एफबीआर के अंदर 2 इदारे और इसी काम के लिए, एक इनलैंड रेवेन्यू का जो इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग है और एक कस्टम्स का इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग है। जब वो विंग्स काम कर रहे थे तो ये क्यों बनाए, तो अगर ये बनाया तो उनको क्यों नहीं बंद किया गया। यही सूरत हाल है एसआईएफसी की। जब एसआईएफसी बनाई आपने तो इसका मतलब ये था कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना काम करने में नाकाम हो गया, तो फिर आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं बंद किया, आपने एसआईएफसी को सिर्फ क्यों नहीं रखा। तो हुकूमत को वाकई लगता है कि समझ नहीं आ रही, लगता है कि इन्होंने पूरा सबक नहीं पढ़ा या इनको बताने वाला कोई है तो उसकी सुन नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान की आला अदलिया, जहाँ पर एक तलातुम सा मचा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक नए जज साहब पर इल्ज़ामात की बौछार हमने देखी है। अचानक सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया है और यही मामला ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पहुंच रहे हैं। हर तरफ इस मामले में ये सूरत हाल काफ़ी हसास नज़र आती है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान के निज़ाम अदल व इंसाफ में एक तारीख़ी आजमाइश और तलातुम का समा है। आला अदलिया के जजेस की जानिब से अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ामात का क़ज़िया अभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा था कि सोशल मीडिया में आला अदलिया जजेस के ख़िलाफ़ एक धुआंधार कैंपेन चल रही है। कई जजेस संगीन इल्ज़ामात की जद में हैं। पिछले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हो गए हैं, जिनमें जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुए हैं। उनमें हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तरक्की पाने वाले जस्टिस शहजाद अहमद खां, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल हैं। तीनों जजेस ने हसास केसेस में हुकूमत मुखालिफ फैसले दिए। जस्टिस शहजाद अहमद खान ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार के सामने ऑडियो लीक्स केस ज़ेर समाअत है। तीनों जज साहबान के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने शिकायती रेफरेंसेस में तहलका खेज इल्ज़ामात के साथ मुआख़ज़े का मुतालबा किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन आमेज़ मुहिम के खिलाफ आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत हुई, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा तमाम जजेस ने शिरकत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, हम इस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जजेस भी क्या ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कभी कोई बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो भी इसकी तौसीक कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब हम हुकूमत और पैमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलव्विस होगा अपनी गर्मियाँ अडियाला जेल में गुजारेगा। इस पस मंज़र में अहम बात यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के शिकायती ख़त पर सुप्रीम कोर्ट में असख़ुद नोटिस की समाअत पिछले 2 माह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी है। सहम मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा। पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि अचानक हमने देखा है कि 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचने वाले नए सुप्रीम कोर्ट जज जनाब जस्टिस शहजाद अहमद मलिक जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में एक कैंपेन शुरू हो गई है। शिकायत एकदम सामने आ गई हैं, 2-2 साल 3-3 साल पुराने मामलात भी हैं। और ये तीनों जजेस से इत्तफाक़ की शायद बात यह है कि इन्होंने हालिया दिनों में ऐसे फ़ैसले दिए जो यकीनन हुकूमत को बहुत ही नागवार गुजरे होंगे, बहुत ही हसास मामलात के अंदर। और फिर ये कैंपेन शुरू हो गई जिस पर कि आज ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फुल कोर्ट
रेफरेंस भी हुआ है, इससे मुंसलिका मामले पर एक अस्कुद नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, और इस दौरान इन जजेस पर ये एक नया दबाव आया है। कैसे आप देख रहे हैं इसको, और पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह में क्या व्यू? आई नो कि अब आप उसके चेयरमैन नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल आपका क्या कहना है? कामरान खान साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर एक बात करना चाहूँगा। चूँकि ये तीनों जजेस, एक जज साहब पिंडी से बिलोंग करते हैं, मलक शहजाद साहब, बाकी दो जज साहबान इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, और मैं इनको उस वक्त से तीनों को जानता हूँ जब ये प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट की थी। तो एक चीज़ मैं पूरे वसूख के साथ आपके ज़रिए नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि तीनों जज क्रेडिबिलिटी के हवाले से बहुत अच्छी शोहरत के हामिल हैं। कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता कि वो उनके जो शख्सियत है उसमें किसी किस्म का भी अंसर करप्शन का पाया जाता हो, या वो इस तरह के सिफारिश सुनते हों, या उन्होंने किसी को अनड्यू एडवांटेज दी हो। ये तो बात है वो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है तारक महमूद जंगीरी साहब की, तो वो मैं अर्ज़ करूँ कि मुझे परसों ही इस चीज़ का पता चला, तो मुझे याद आ गया आज से 47 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो उस वक्त ये सफदर शाह साहब थे, जो उन माइनॉरिटी जजेस में शामिल थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि इनको बरी कर देना चाहिए। और आपने देखा होगा और याद होगा आपको कि उनकी मैट्रिक की सनद भी बाद में जाली निकली और उन्हें मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, और वो अफगानिस्तान के ज़रिए बैरून मुल्क चले गए। और ये आज फिर वही तारीख दोहराई जा रही है कि इतने सालों के बाद एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी के दबाव में आए बग़ैर फ़ैसला कर रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने उनको बतौर वकील भी पेश होते देखा, बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी उनको देखा, और फिर बतौर जज पिछले 3-4 साल से हम उनको देख रहे हैं कि उन्होंने भी बग़ैर किसी दबाव और बग़ैर किसी फेयर के फ़ैसले किए हैं। तो अब यकायक उनकी डिग्री जो है वो जैली करार पाई। आप एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बीइंग रेगुलेटर, पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, जब भी कोई वकील लाइसेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है तो फिर एक फ़ीस जमा कराता है उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए, और हर वकील की डिग्री की वेरिफिकेशन मुतलका यूनिवर्सिटी से कराई जाती है, और जब वो मुतलका यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देती है तो फिर उसे बार काउंसिल लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती हैं। और यकीनन जनाब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब के मैटर में भी यही एक्सरसाइज दोहराई गई और उनको दिया गया। अब 2 सर्टिफिकेट हैं, एक सर्टिफिकेट जो उस वक्त यूनिवर्सिटी ने दिया था, और दूसरा सर्टिफिकेट अब जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैनिपुलेटेड मैं उसको कहूँगा कि कराची के एक शख्स ने, जिसका इस्लामाबाद या रावलपिंडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो यकायक उठता है और वो एक रेफरेंस फाइल कर देता है कि इनकी डिग्री जाली है। मैं समझता हूँ कि ये तो हो गया पाशा साहब, ये मामला हो गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। 2 और जज साहबान के मामला थे एक साथ। जब ये हुई कैंपेन शुरू हुई है तो उसमें जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शामिल किए गए हैं, और जाहिर है कि मखसूस पस मंज़र तो उनके मामलात का भी है। जी, मैं मलक शहजाद अहमद ख़ान की बात करता हूँ, वो भी हमारे सामने साथ वो प्रैक्टिस करते रहे। पिछले 28 साल उन्होंने 25 साल मेरे साथ प्रैक्टिस की रावलपिंडी बेंच पे। बड़े इंटेग्रिटी वाले शख्सियत हैं, और मैं समझता हूँ कि वो किसी मामले में भी ख़ुद इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर किसी जज का बेटा या बेटी इस तरह का कोई उनसे एक्ट हो जाता है जिसको मेंजरिया नहीं है, कोई उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, फ़र्ज़ कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स उनकी बेटी से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जज साहब का क्या कसूर है? क्या वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं? अगर बेटे ने या स्पाउसेस में से किसी ने कोई एक्ट किया है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जज साहब पे आती है, अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं है?
तो मैं नहीं समझता कि ये रेफरेंस भी उनके खिलाफ जो है वो मुखासमत की बेसिस पे है और उनको अंडरमाइन करने वाली बात है। इससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो है वो बिल्कुल ये मैंने जज साहब की बात भी सुन ली, अब बाबर सत्तार साहब की भी, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। और अब ताज़ा तरीन जो है वो डीजी हाउसिंग जो है, जाहिर है कि अब वही बताएंगे कि इससे पहले क्यों नहीं उन्होंने इस बात को उठाया कि उन्होंने जो है जस्टिस बाबर सत्तार पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कई हुकूमती जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल की हैं या उस पर वो काबिज़ हैं। कामरान खान साहब इत्तफाक से इनको भी मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इनके वालिद साहब भी हाई कोर्ट के जज रहे, बहुत जल्दी उनकी वफ़ात हो गई, मियाँ तारक साहब, और ये एक वेल ऑफ फैमिली से तल्लक रखते हैं और इनकी अपनी अरबों रुपए की, अगर मुबालगा राई ना हो तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। इनको इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि इनको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। और मुझे ये इल्ज़ाम इसी तरह महसूस हो रहा है जिस तरह माजी करीब में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब पर CDA वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सरकारी रिहाइश गाह की रेनोवेशन पे करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए, तो जिसको बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, आपको पता है कि उन्होंने एग्जोनरेट कर दिया और उनको विद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहाल कर दिया। और ये भी इसी तरह का भोंडा इल्ज़ाम मुझे लग रहा है जिस तरह के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब पर लगाया गया। अच्छा सर, एक और चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें अब आई हैं, इससे पहले एक बड़ी चीज़ आई थी, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक शिकायती ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, वो 2 महीने से इस वक्त पेंडिंग है, उसकी समाअत नहीं हो रही, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम मामला है और वो 184(3) में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन पिछले 2 महीने से उसकी हेयरिंग नहीं हुई है। ये भी इससे मुंसलिक बात लगती है बज़ाहिर। जी देखिए, वो आजकल इलेक्शन पिटीशंस हो रही हैं, वो भी अर्जेंट नोवियत के मैटर हैं, और आपको पता है कि फुल कोर्ट उसको सुन रही है। पहले कुछ ईद की छुट्टियां थी, उससे पहले कुछ और मामले थे, तो वो बेंचेस जो हैं वो सारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो केस नहीं फिक्स हो सका। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में वो फिक्स हो जाएगा और अल्टीमेट डिसीजन उसका हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन रज़ा पाशा, पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर कानूनदान, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।